नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम में। आज जो है हम आपके लिए 50 प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जो पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और वन आरक्षी की जो परीक्षाएं होने वाली हैं उनके लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है और यह आपके जो है इसी सिलेबस के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं इसको। आप भी जो है जब ये प्रश्न यहाँ से बोले जाएंगे तो आप भी जो है अपने अपने इसमें उत्तर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स आए हैं कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। ऑप्शन है इसके अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृति से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो हुआ है अपभ्रंश से। देखिए सबसे पहले जो है संस्कृत भाषा, उसके बाद फिर संस्कृत से पाली और प्राकृत बनी और पाली प्राकृत से फिर अपभ्रंश बनी और अपभ्रंश से फिर जो है हिंदी का जन्म हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई है पद, पदबंध, वर्ण या शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। बहुत से वर्ण मिलकर के क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, दो या दो से अधिक। उसके बाद शब्द जो है पद बनाते हैं, पद से पदबंध बनता है और इससे फिर जो है वाक्य बनता है। तो सबसे छोटी इकाई भाषा की है वर्ण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन बी है क तथा ग। देखिए अल्प प्राण वर्ण वह होते हैं जिनके उच्चारण में आपके मुंह से कम हवा निकलती है, तो इसलिए जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी क तथा ग। अगला प्रश्न है, कौन सी वर्तनी सही है? तो दोस्तों इसमें जो है एग्ज़ाम में हिंदी सेक्शन से वर्तनी वाले प्रश्न भी ज़रूर पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको भी देखिएगा। और इसमें अक्सर जो है उत्तर गलत हो जाता है, तो इसमें जो है सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्योत्सना। अगला प्रश्न है, योगीश्वर में कौन सी संधि होगी? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि इसमें कैसे होगी? देखिए दीर्घ संधि क्या होती है, जब अ, ई और उ के ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद कोई भी दीर्घ स्वर आए तो उसमें क्या होगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब देखिए इसमें अगर हम योगीश्वर को इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा योगी धन ईश्वर। और योगी में भी क्या है? बड़ी की मात्रा है गौ में, और ईश्वर में भी बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी धन बड़ी बराबर बड़ी। तो इसलिए जो है इसमें होगी दीर्घ संधि। अगला प्रश्न है, शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो ये इसके ऑप्शन है अव्यय, मुहावरे, प्रत्यय या उपसर्ग। तो इसका सही उत्तर है प्रत्यय। अब देखिए इसका उदाहरण भी देख लीजिए। जैसे लेख है, लेख में जब अक प्रत्यय इसमें जब जुड़ेगा तो वो बन जाएगा लेखक। लेख का अपना अलग अर्थ है और जब उसमें अक बना तो लेखक बन गया और लेखक का अपना अलग अर्थ है। अब देखिए भयाकुल में कौन सा समास होगा? तो भयाकुल का समास विग्रह करिए तो ये बन जाएगा भय से आकुल, और से जो है वो क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से, तृतीया इसमें जो है कारक का जो है ये चिन्ह है, तो इसलिए इसमें होगा तृतीया तत्पुरुष या तत्पुरुष। अगला प्रश्न देखिए, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 1, 2, 3 और 4। तो इसमें क्या है? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 4। अगला प्रश्न है, भृत्य किसका पर्यायवाची है? तो भृत्य जो है ये दास का पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची भी आप लोग देखते रहिएगा, ये भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी ग्रंथ में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग कहलाता है? अब देखिए इसका ऑप्शन अंतरा, प्राकथन, शेपक या टीका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शेपक। किसी ग्रंथ में जो है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया जो भाग है वो शेपक कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, बंदम गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा में कौन सा अलंकार होगा? तो इसके ऑप्शन है श्लेष, अनुप्रास, यमक और रूपक। तो इसमें सही उत्तर होगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है? जहाँ पर जो है वर्ण व्यंजन की पुनरावृत्ति होती है। अब इसमें देखिए पद, पदुम, परागा में जो है प और द बार बार आए हैं। ऐसे ही सुरुचि सुभाष सरस में 100 बार बार आ रखा है।
तो इसमें जो है अनुप्रास अलंकार इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए 12वां, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में किस पे जोर दिया गया? तो ये है आपका ऑप्शन है प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी पर, पूर्ण स्वराज पर, औपनिवेशिक स्वशासन पर या होम रूल पर। तो इसका सही उत्तर होगा पूर्ण स्वराज पर। इसमें जो है यह निर्णय लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी है इसका 12 जुलाई 2006। 12 जुलाई 2006 को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारी जल है एक। अब इसके ऑप्शन देखिए, शीतलक, मंदक, औषधि या ईंधन। तो इसका सही उत्तर होगा मंदक। भारी जल का जो प्रयोग है ये नाभिकीय अभिक्रियाओं में किया जाता है। नाभिकीय विघटन में जो है न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, तो ये जो भारी जल है ये न्यूट्रॉन्स का अवशोषण करता है नाभिकीय क्रिया को नियंत्रित करने के लिए। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मंदक। विटामिन सी का रासायनिक नाम है ऑप्शन ए फॉलिक अम्ल, ऑप्शन बी साइट्रिक अम्ल, सी एस्कॉर्बिक अम्ल और डी है लैक्टिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा सी एस्कॉर्बिक अम्ल। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु आसानी से चाकू से काटी जा सकती है? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, चांदी, एल्यूमिनियम, जस्ता या सोडियम। तो इसका सही उत्तर होगा सोडियम। ये मुलायम धातु होती है, इसलिए इसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इसमें एक प्रश्न और आता है कि सोडियम को जो है किस में रखा जाता है? तो सोडियम को जो है ये कैरोसिन में रखा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए है 2 वर्ष, बी 3 वर्ष, सी 4 वर्ष, डी 5 वर्ष। तो रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, बिहार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? ऑप्शन ए है एल्फ्रेड लिंगार्ड, ऑप्शन बी रॉबर्ट कॉक, ऑप्शन सी A.W. सिल्टाटन और ऑप्शन डी है J.T. एडवर्ड। तो इसका सही उत्तर होगा एल्फ्रेड लिंगार्ड। ये जो मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना हुई थी, ये सबसे पहले जो है 1889 में इसको जो है पूना में स्थापित किया गया था, लेकिन उसके बाद फिर इसे 1893 में मुक्तेश्वर में स्थानांतरित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, उत्तराखंड के किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? ए है मौण मेला, बी है चैती मेला, सी है गेंदी मेला और डी है शालदे बिखौती। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मौण मेला। अच्छा, जो ये मौण मेला है इसको जो है मौण या मछमौण भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, 2021 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार या यूएस नगर। तो इसका सही उत्तर है डी यूएस नगर। यहाँ लगभग 73% के आसपास जो है साक्षरता दर थी 2011 की जनगणना में। अगला प्रश्न है, सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा सुंदरवन डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है वहाँ उसके बीच का एरिया है। तो ये जो है सुंदरी वृक्ष जो है यहाँ इसके लिए प्रसिद्ध है। राउटर किस प्रकार की युक्ति है? ऑप्शन ए है इनपुट, बी है आउटपुट, सी है नेटवर्किंग और डी है टेलीनेट। तो ये जो है इस प्रश्न में जो है दोनों ही उत्तर ए और बी वाले सही हैं, क्योंकि राउटर जो है इनपुट आउटपुट दोनों ही काम करता है, सिग्नल इनपुट और आउटपुट दोनों करने का। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इक्ता प्रणाली किसने शुरू की? इसमें ऑप्शन देख लीजिए, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या रजिया। तो सबसे पहले जो इक्ता प्रणाली शुरू की थी वो शुरू की थी इल्तुतमिश के द्वारा। अब देखिए इक्ता प्रणाली क्या होती है, इसमें क्या होता था, राज्य जो इनका जो राज्य होता था इसको जो है अलग अलग इक्ता में बांट देते थे और उस इक्ता का जो है एक इक्तादार बनता था। जैसे आपने अकबर के समय सुना होगा ना मनसब, और उसका क्या होता था एक हेड होता था, उसको बोलते थे मनसबदार। तो वैसी ही प्रथा जो है इल्तुतमिश के समय भी शुरू थी। अच्छा, अब देखिए अगला,
किस बौद्ध ग्रंथ में 16 जनपदों का उल्लेख मिलता है? दीर्घ निकाय, महावग्ग, महावंश या डी है अंगुत्तर निकाय? तो इसका सही उत्तर होगा अंगुत्तर निकाय। अगला प्रश्न देखिए, संलेखना किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए जैन, बी बौद्ध, सी वैष्णव या डी शैव? तो जो ये संलेखना है ये जो है ये एक इच्छा मृत्यु की पद्धति है और ये जो है जैन धर्म से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा भी जो है संलेखना पद्धति के द्वारा ही अपने प्राण त्यागे गए थे। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा दर्शन पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करता है? तो अब देखिए इसका उत्तर बताने से पहले मैं आपको एक ये श्लोक बताता हूँ। ये आप सभी ने सुना होगा, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। तो ये जो है ये श्लोक जो है चार्वाक दर्शन से संबंधित है। इसका अर्थ है कि जब तक जियो सुख से जियो, और अगर आपको जो है ऋण लेकर के भी अगर सुख में रहना है तो आप उसके लिए भी जो है आप ऋण लेकर भी मतलब सुख से रहो, ये कहने का मतलब है। क्यों? क्योंकि ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखते थे। इनका मानना था कि जन्म जो है एक ही बार है और इसी में जो है सारा सुख भोगना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चार्वाक दर्शन। अगला प्रश्न है, अष्टदिग्गज किसके दरबार से संबंधित थे? ऑप्शन देखिए, शिवाजी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर या कृष्णदेवराय? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कृष्णदेवराय। ये जो अष्टदिग्गज हैं ये 8 तेलुगु कवियों का एक समूह था कृष्णदेवराय के समय में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति वर्णित है? अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 55? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे? ऑप्शन है जीएमसी बालीयोगी, पीए संगमा, नीलम संजीव और बलदेव जाखड़? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पीए संगमा। ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं पीए संगमा, और इनके बेटे मुकुल संगमा भी जो है ये सांसद रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखिए, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? ऑप्शन है इसके लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यसभा या राष्ट्रपति? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसका है? सर्वोच्च न्यायालय का। जब भी कोई भी संविधान से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसका निवारण कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय की जो संविधान पीठ होती है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां निहित हैं। तो अवशिष्ट शक्तियां कहाँ निहित होती हैं? इसके ऑप्शन देखिए, सर्वोच्च न्यायालय में, संसद में, राष्ट्रपति में या प्रधानमंत्री में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी संसद में। देखिए आपने पढ़ा होगा ना संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके इधर अगर कोई भी सब्जेक्ट होगा तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है संसद में। अगला प्रश्न है, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखिए, बीजी खेर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू और डी है फजल अली? तो इसका सही उत्तर है बीजी खेर, और ये प्रथम जो राजभाषा आयोग है ये 1955 में बनाया गया था। कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकृत भाषा नहीं है? ऑप्शन देखिए, अरबी, हिब्रू, चीनी या अंग्रेज़ी? तो इसमें जो है अरबी, चीनी और अंग्रेजी जो है ये अधिकृत भाषाएं हैं। हिब्रू जो है अधिकृत भाषा नहीं है। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ जो है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, इसमें 6 जो हैं इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? अरबी है, चीनी है, अंग्रेज़ी है, इसके अलावा फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशियन है। तो ये 6 अधिकृत भाषाएं हैं इसकी। हिब्रू जो है इसकी अधिकृत भाषा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन है वित्त मंत्रालय, नीति आयोग, NSSO या CSO? तो इसका सही उत्तर होगा CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। और कर्नाटक जो है पूरे भारत के कॉफ़ी उत्पादन का लगभग 53% जो है ये अकेले उत्पादन करता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
ऑस्कर 2022 में भारत की ओर से नामित होने वाली डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? इसके ऑप्शन देखिए, राइटिंग विद फायर, कश्मीर फाइल, रूही या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, राइटिंग विद फायर। जो ये राइटिंग विद फायर है, ये जो दलित महिला पत्रकार हैं उनके द्वारा एक पेपर चलाया जाता है, समाचार पत्र चलाया जाता है, खबर लहरिया। तो ये उसके ऊपर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री है। अगला प्रश्न है, व्यासी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये व्यासी बांध परियोजना अभी काफ़ी चर्चाओं में रही थी। एक गांव है लोहारी, उस गांव के कारण जो है ये काफ़ी अधिक चर्चाओं में रही थी, क्योंकि वो गांव जो है वो अभी हाल ही में डूबा हुआ है। तो ये पेपर में आ सकता है। तो इसका सही उत्तर, पहले इसके ऑप्शन देख लीजिए, अलकनंदा, यमुना, टोंस या भागीरथी। तो इसका सही उत्तर है यमुना। व्यासी बांध परियोजना जो है ये यमुना नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शंस हैं नमिता गोखले, राज राही, दया प्रकाश सिन्हा, निरंजन हंसदा। तो इसका सही उत्तर है नमिता गोखले। जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है ये अलग अलग भाषाओं के कवियों को दिया जाता है। अलग अलग भाषाओं में जो रचनाएं लिखते हैं उनको ये दिया जाता है। तो अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया है नमिता गोखले को, और हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स द्वारा गठित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश कौन सा है? तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है, ये आ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है जॉर्डन, मिस्र, बांग्लादेश या श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है मिस्र। मिस्र जो है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया देश है। अगला प्रश्न है, अच्छा ब्रिक्स के मेंबर्स भी देख लीजिए, BRICS, बी फॉर आपका ब्राज़ील, आर से आपका आ जाएगा रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम में गलतियों को क्या कहते हैं? ए है बग, बी है वायरस, सी है बूटिंग या डी है कंप्रेशन। तो गलतियों को कहते हैं बग, और ये प्रश्न भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है 1968, 1980, 1972, 1982। तो इसका सही उत्तर है 1972। अगला प्रश्न है, कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं कंप्यूटर से। इसका ऑप्शन देख लीजिए, यूनिक्स, लाइनेक्स, जावा या विंडोज़ 11। तो यूनिक्स भी है, लाइनेक्स भी है, विंडोज़ 11 भी है, जावा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? भाषा है, कंप्यूटर की लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के विजेता किस देश से संबंधित हैं? ऑप्शन देखिए, ए है मिस्र और ऑस्ट्रेलिया, बी है मलेशिया और इटली, सी है फिलीपींस और रूस, डी है जर्मनी और जापान। तो इसका सही उत्तर है फिलीपींस और रूस। अब देखिए, नोबेल शांति पुरस्कार जो है ये 2021 का मारिया रेसा और दिमित्री मरातोव को दिया गया था। मारिया रेसा फिलीपींस की हैं और दिमित्री मरातोव जो हैं ये रशिया के हैं, रूस के हैं, और ये दोनों पत्रकार हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में किस राज्य को सर्वोच्च स्थान मिला है? देखिए दोस्तों, इंडेक्स से रिलेटेड जो प्रश्न है ये बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो इंडेक्स अंतर्राष्ट्रीय हो या आपका जो है हमारे राष्ट्रीय जो इंडेक्स हैं जो नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन देखिए, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल। तो नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में सर्वोच्च स्थान मिला है केरल को। अगला प्रश्न देखिए, टोक्यो पैरालंपिक में कौन से खिलाड़ी ने एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शन है प्रमोद भगत, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, कृष्णा नागर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुमित अंतिल, और ये क्या है? जेवलिन थ्रोअर हैं। जेवलिन थ्रो में इन्होंने भाग लिया था और वहाँ स्वर्ण पदक जीता। अगला प्रश्न देखिए, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 महिला वर्ग की विजेता कौन है? ऑप्शन है एशले बार्टी, डैनियल कॉलिंस, कैटरीना सानियाकोवा और अन्ना डेनलिना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए,
एशले बार्टी, इन्होंने जो है डैनियल कॉलिंस को हराया था। अगला प्रश्न है, आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये जो सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं ये अभी इसी आईपीएल में बने हैं, 2022 में जो अभी आईपीएल चल रहा है इसी आईपीएल में ये बने हैं। ऑप्शन देखिए, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, ड्वेन ब्रावो और लसित मलिंगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ड्वेन ब्रावो। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? ऑप्शन देखिए, भीकाजी कामा, रमाबाई, एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू। तो इसका सही उत्तर है भीकाजी कामा। और इनसे संबंधित एक प्रश्न और आता है कि विदेश में तिरंगा फहराने वाली भारतीय, ये जो है इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया था। अगला और आखिरी प्रश्न है, 1907 के सूरत कांग्रेस विभाजन का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन देखिए, A.O. ह्यूम, B.G. तिलक, श्यामजी कृष्ण वर्मा, रास बिहारी बोस। तो इसका सही उत्तर है B.G. तिलक, इनके द्वारा किया गया था। और ये जो है उस समय 1907 में गरम दल और नरम दल दो दलों में विभाजित हो गया था। B.G. तिलक जो है ये गरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। तो दोस्तों ये जो है आज का हमारा प्रैक्टिस सेट था 50 क्वेश्चंस का। और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, ताकि हम आपके लिए जो है और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बना करके ला सकें। थैंक यू सो मच।